इश्कबाज सेशन 2 चैप्टर 238। ये सब इतना जल्दी हुआ कि गौरी खुद को संभाल नहीं पाई। हालांकि उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट शो नहीं हो रहा था, सिर्फ कमर को छोड़कर। लेकिन दोनों अभी बच्चे थे, उन दोनों के लिए ये सिचुएशन काफी ऑकवर्ड थी। निक जल्दी से थोड़ा शर्माते और घबराते हुए अपनी व्हीलचेयर के साथ पीछे की तरफ घूम गया और तभी गौरी की आंखों में आंसू आने लगे। उसने जल्दी से फ्लो से अपना दुपट्टा उठाया और अपने बदन को कवर करते हुए रोते हुए निक से शिकायत करते हुए बोली, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैं बाबा को बताऊंगी, मैं जीजू को भी बताऊंगी, मैं आंटी आशी दीदी सबको बताऊंगी, सबसे तुम्हारी पिटाई करवाऊंगी। तुम बहुत गंदे होने, मैंने तुम्हें अच्छा लड़का सोचा था। आज के बाद तुम्हारी और मेरी कट्टी में तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। और इतना कहकर गौरी रोते हुए अपना लहंगा संभालते हुए वहां से दौड़ गई और नीक बेचारा उसे जाता हुआ देखता रह गया। उसे कुछ भी कहने का मौका ही नहीं दिया था गौरी ने। और अब प्रेजेंट टाइम। इन बातों को सोते हुए गौरी की आंखों से एक बार फिर आंसू आने लगे थे। वह घबराने लगी। वह यूं ही दरवाजे से चिपक कर बैठी थी। तभी निक, जो कि इस वक्त उसके काफी करीब बैठा था और उसे घूर रहा था, धीरे धीरे गौरी की तरफ झुकते हुए बोला, याद आया कुछ? ध्यान से याद करो, उसे दिन हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था, और जो भी हुआ था वह एक एक्सीडेंट था जिसमें ना तुम्हारी गलती थी और ना ही मेरी। लेकिन इसके बावजूद मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और तुम हो कि मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो। देखो, मैंने उसे दिन तुमसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। गौरी, ये सब इतना जल्दी हुआ कि गौरी खुद को संभाल नहीं पाई। हालांकि उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट शो नहीं हो रहा था, सिर्फ कमर को छोड़कर। लेकिन दोनों अभी बच्चे थे, उन दोनों के लिए ये सिचुएशन काफी ऑकवर्ड थी। निक जल्दी से थोड़ा शर्माते और घबराते हुए अपनी व्हीलचेयर के साथ पीछे की तरफ घूम गया और तभी गौरी की आंखों में आंसू आने लगे। उसने जल्दी से फ्लो से अपना दुपट्टा उठाया और अपने बदन को कवर करते हुए रोते हुए निक से शिकायत करते हुए बोली, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैं बाबा को बताऊंगी, मैं जीजू को भी बताऊंगी, मैं आंटी आशी दीदी सबको बताऊंगी, सबसे तुम्हारी पिटाई करवाऊंगी। तुम बहुत गंदे होने, मैंने तुम्हें अच्छा लड़का सोचा था। आज के बाद तुम्हारी और मेरी कट्टी में तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। और इतना कहकर गौरी रोते हुए अपना लहंगा संभालते हुए वहां से दौड़ गई और नीक बेचारा उसे जाता हुआ देखता रह गया। उसे कुछ भी कहने का मौका ही नहीं दिया था गौरी ने। और अब प्रेजेंट टाइम। इन बातों को सोते हुए गौरी की आंखों से एक बार फिर आंसू आने लगे थे। वह घबराने लगी। वह यूं ही दरवाजे से चिपक कर बैठी थी। तभी निक, जो कि इस वक्त उसके काफी करीब बैठा था और उसे घूर रहा था, धीरे धीरे गौरी की तरफ झुकते हुए बोला, याद आया कुछ? ध्यान से याद करो, उसे दिन हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था, और जो भी हुआ था वह एक एक्सीडेंट था जिसमें ना तुम्हारी गलती थी और ना ही मेरी। लेकिन इसके बावजूद मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और तुम हो कि मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो। देखो, मैंने उसे दिन तुमसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। गौरी और कृष के इस सवाल को सुनकर आशी, जो कि इस वक्त अपनी आंखों में आंसू लिए हुए उसके सीने में चिपक कर सुबक रही थी, हैरानी से अपना चेहरा उठाकर कृष की तरफ देखने लगी। कृष की नीली आंखों में आज उसे कुछ अजीब नजर आ रहा था। अजीब नहीं है भाई, वह जलन है। रोलिंग ऑन द फ्लोर, लाफिंग फेस विद ओपन आईज एंड हैंड ओवर माउथ। तभी आशी मासूम सा चेहरा बनाकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, तुम यह अजीब सा सवाल क्यों पूछ रहे हो? साइको, बकवास करने की जरूरत नहीं है। फायरफ्लाई, जितना पूछा है उतना जवाब दो। क्या वह मुझसे ज्यादा हैंडसम है? और कृष की बात सुनकर ऐसी कुछ पल के लिए उसकी आंखों में देखती है, फिर ना जाने क्या सोचकर उसने अपने जीन्स के पॉकेट में से अपनी फेवरेट चॉकलेट निकालकर गाड़ी से बाहर फेंक दी और फिर अपनी नाक बंद करके बैठ गई। कृष उसकी फालतू की हरकतों को देख रहा था। अब उसे पर गुस्सा आ रहा था। तभी उसने अगले ही पल आशिकी के चेहरे को अपनी तरफ करके गुस्से से दांत पीसते हुए उसके जबड़े को दबाते हुए कहा, ये क्या हरकत है? फायरफ्लाई, मैंने तुमसे कुछ पूछा, क्या तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो? जवाब दो। तुम अच्छे से जानती हो कोई मुझे इग्नोर करे यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, खास तौर से तुम। तो तुम्हारी इस हरकत की मैं क्या सजा दूं तुम्हें, बोलो? और कृष की बात सुनकर आशी आह की दर्द भरी सिसकी के साथ उसके चेहरे की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में हल्की नमी लाते हुए बोली, मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब ही तो दे रही हूँ साइको। तुमने कहा क्या?
वह तुमसे ज्यादा हैंडसम है, इसका मतलब है कि तुम जानना चाहते हो कि उसकी क्या वैल्यू है मेरी लाइफ में। तो वही तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, वह मेरे लिए मेरी चॉकलेट की तरह है, मेरी फेवरेट है, मेरा क्रश। मैं उसके बिना जी सकती हूँ, मेरी लाइफ में एक सुई के बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम मेरे लिए मेरी सांसें हो, मेरे पति, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे बिना मैं एक सेकंड नहीं रह सकती। वह सिर्फ मेरे लिए मेरे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर की तरह है जो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। साइको, बहुत ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा। तुम्हें लगता है वह हैंडसम है, इसीलिए मैं उसे पसंद करती हूँ। अरे वह मेरे पापा की उम्र का है, मुझे सिर्फ उसकी एक्टिंग अच्छी लगती है, उसका डांस अच्छा लगता है। मैं उसे नहीं भी देखो फिर भी मैं जी सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना तो नहीं जी सकती ना। तुम ही बताओ, तुम भी तो एक्टर हो मूवी में, तुम ना जाने कितनी लड़कियों से चिपकती रहते हो, उन्हें किसी भी करते हो, लेकिन तुम उनसे प्यार तो नहीं करते। तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो कि तुम हैंडसम हो या नहीं, जब किसी बात का जवाब तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि तुमसे ज्यादा हैंडसम पूरे अमेरिका में कोई नहीं है। और रही बात मेरी, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन हैंडसम है और कौन नहीं, मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है और तुम्हारे प्यार से फर्क पड़ता है। मैं मानती हूँ पहले मुझे ऋतिक रोशन अच्छा लगता था क्योंकि मैं बच्ची थी, अपने निचले होंठ बाहर की तरफ निकल कर लाड से। हाँ बच्ची मैं अभी भी हूँ, लेकिन अब मेरा क्रश बदल गया है और मेरा क्रश मेरा प्यार है, मेरा सुपर हैंडसम प्यारा साइको जो सिर्फ मेरा है, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, खुद से भी ज्यादा रहते हुए। आशी एक बार फिर क्रिश के गले से लग गई और बंदर के बच्चे की तरह चिपक गई। तुम्हें पता है आज तो मैं इस कॉन्सर्ट में आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन नताशा की खुशी के लिए मासी ने हम सब बच्चों को यहाँ भेज दिया, क्योंकि नताशा काफी दुखी रहती है, उन्हें लगा था यहाँ आकर उसका मूड फ्रेश हो, वरना मुझे तुम्हारे अलावा अब कोई भी अच्छा नहीं लगता। आई लव यू साइको, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बहुत सारा कहते हुए आशी क्रिश के पूरे चेहरे पर किस करने लगी और क्रिश अपनी नीली आंखों से एक बार फिर आशी की काली आंखों में देखते हुए कोल्ड वॉइस में पूछा, तुम सच कह रही हो? क्योंकि निक ने तो कुछ और ही कहा था कि तुम खुद कॉन्सर्ट में आना चाहती थी। अभी निक का जिक्र सुनते ही आशी ने मुंह बनाते हुए क्रिश कहा, क्या निक के बच्चे ने ऐसा कहा? ओहो, तुम कैसे उसकी बातों में आ गए? वह निक बच्चा तुम्हारे हाथ से मेरी पिटाई करवाना चाहता है, क्योंकि तुमने उसे सुबह डांटा था ना, मेरी वजह से। जरूर वह उसी बात का बदला ले रहा होगा। यह निक का बच्चा मेरी चटनी बनवाना चाहता है तुम्हारे हाथ से। क्रिश आशी की आंखों में सच्चाई देख रहा था। ये बात तो वह भी जानता था कि आशी उसे बहुत प्यार करती है। वह अपनी नीली आंखों से उसे देखते हुए न जाने क्यों, लेकिन अब थोड़ा सुकून महसूस कर रहा था। और अब आशी मासूम सा चेहरा बनाकर उसे देखते हुए बोली, अरे तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अरे बाबा, मैंने कहा ना मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद में ऋतिक रोशन तो दूर दूसरे किसी भी हीरो का नाम नहीं लूंगी, उनकी मूवी भी नहीं देखेगी। अब खुश? लेकिन मैं तुम्हारी मूवी भी नहीं देखूंगी, क्योंकि तुम दूसरी लड़कियों के करीब जाते और मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे रोना आता है। अब फाइनली आशी की बात सुनकर क्रिश पूरी तरह सेटिस्फाई हो गया था। उसने भी आशी को जोर से अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, इतना काफी नहीं है? अब तुम्हें चॉकलेट नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम ही ने कहा था ना कि तुम चॉकलेट के बिना रह सकती हो, लेकिन मेरे बिना नहीं, तो अब चॉकलेट के बिना रहकर दिखाओ। और अब क्रिश की बातें सुनकर आशी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई, उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने जल्दी से अपना सर क्रिश के सीने से निकालकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम सचमुच मेरी चॉकलेट बंद करा दोगे? नहीं 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 साइको, में बिना चॉकलेट के कैसे रहूंगी? तुम जानते हो ना मुझे चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, मुझे रोज एक चॉकलेट चाहिए, प्लीज थोड़ा सा दे देना ना। पिंचिंग हैंड ईतू सा, बस पिंचिंग हैंड ईतू सा। शट अप फायरफ्लाई, अब तुम्हें चॉकलेट नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे ख्यालों में किसी का भी जिक्र बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इतना कहकर क्रिश ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे धीरे धीरे किस करना शुरू कर दिया। अब वह आशी को बड़े ही प्यार से किस कर रहा था, क्योंकि आशी को पहले ही उसने होठों पर बहुत बाइट किए था। उसके होठ पहले ही बहुत स्वेल हो गए थे और इस बात का एहसास क्रिश को भी बहुत अच्छे से था। अब आशी क्रिश के सॉफ्ट किस को अपने होठों पर फील करते हुए धीरे से अपनी बाहें उसके गले में लपेट देती है और उसका साथ देना शुरू कर
देती है क्योंकि फाइनली उसने अपने पति को मना लिया। देखते ही देखते हैं क्रिश उसे अपनी पैशनेट किस करने लगा। उसके हाथ आशी के पूरे बदन पर चलने लगे और कुछ ही पल में कार का माहौल पूरी तरह इंटेंस हो चुका था। क्रिश कुछ ही पल में उसके अंदर दाखिल हुआ और अब आशी की सीस्कियां कार में गूंज रही थी, लेकिन क्रिश उसके साथ बहुत ही सॉफ्ट बिहेव कर रहा था। उसने उसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया था, बल्कि दोनों बहुत ही प्यार से एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। क्रिश अक्सर आशी के साथ सॉफ्ट ही रहता था, चाहे वह कितने ही गुस्से में क्यों ना हो। उसे हमेशा अपने ऊपर कंट्रोल रहता था, क्योंकि वह चाह कर भी अपनी लाइफ को दर्द नहीं दे सकता था और यही चीज आशी को हमेशा मजबूर करती थी क्रिश की बाहों में खुद को सौंप देने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ रॉकी और नताशा। रॉकी ने नताशा के हाथों को पीछे से पकड़ रखा था और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुमसे सिर्फ एक विश मांगना चाहता हूँ, प्लीज आज की रात मेरे साथ बिता लो। मैं तुम्हारे साथ कुछ यादें बनाना चाहता हूँ, प्लीज मेरे पास रुक जाओ। रॉकी इन शब्दों को बड़े ही इमोशनल तरीके से कह रहा था। उसकी आंखों में जो दर्द था वही दर्द नताशा की आंखों में भी था। अब नताशा अपने दिल के हाथों मजबूर अपनी पलकें झुका देती है और अपने लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोली, लेकिन इसके बाद तुम और मैं जानता हूँ शायद इसके बाद हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएं, लेकिन फिर भी मुझे एक बात की खुशी रहेगी कि कुछ पल ही सही हम दोनों एक रास्ते पर चले तो थे। तुम कुछ पल के लिए ही सही पर कम से कम मेरे साथ ठहरी तो थी। प्लीज नताशा ना मत कहना। कुछ पल बाद रॉकी ने नताशा से रिक्वेस्ट किया कि वह उसके साथ एक मूवी देख ले। नताशा भी रॉकी के साथ मूवी देखने के लिए तैयार हो गई और अब रॉकी नताशा के साथ एक बड़े से सोफे पर बैठा हुआ था। सामने टीवी स्क्रीन पर हिंदी मूवी चल रही थी, हेरा फेरी। मूवी स्टार्ट होते ही नताशा हैरानी से रॉकी की तरफ देखते हुए बोली, कॉमेडी मूवी। ये सुनकर रॉकी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोला, हम रोमांटिक मूवी देखकर अगर मूड बन गया तो तुम रोमांस की इजाजत तो दोगी नहीं, तो इससे अच्छा है कि कॉमेडी मूवी ही देख ले। कम से कम इसके जरिए ही सही तुम मेरे सामने खुलकर हंस तो सकोगे। रॉकी की इस बात को सुनकर नताशा कुछ कह नहीं पाई। देखते ही देखते मूवी स्टार्ट हो गई और अब ना चाहते हुए भी दोनों पेट पकड़कर हंस रहे थे। इस बीच दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे और एक दूसरे को थपकी मारते हुए हंस रहे थे। नताशा तो इतना हंस रही थी कि वह रॉकी की गोद में ही बार बार गिर रही थी। रॉकी को भी इस बात का एहसास ही नहीं था। हा बड़ा मजा आ रहा है, हा कहते हुए नताशा हंस रही थी। तभी रॉकी भी हंसते हंसते अचानक उस पर लोटपोट होने लगा। कुछ पल तो दोनों को इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन अगले ही पल दोनों अपने होश में आए, क्योंकि दोनों के चेहरे एक दूसरे से काफी करीब थे। अब ये सिचुएशन दोनों के लिए थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी। नताशा धीरे से इधर उधर देखते हुए हिचकिचाते हुए रॉकी से थोड़ा दूर हुई और अब ऑकवर्डनेस को खत्म करते हुए कुछ ही देर बाद रॉकी ने अपनी तरफ से पहनने के लिए नताशा को एक बहुत ही खूबसूरत रेड कलर का वन शोल्डर गाउन गिफ्ट किया। यह वन शोल्डर गाउन फील स्लीव था और दूसरा शोल्डर बिना स्लीव के थे। नीचे से लेकर थाई तक एक लॉन्ग कट, खुले बाल, चेहरे पर बिल्कुल लाइट मेकअप और पैरों में हाई हील सैंडल। नताशा इस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। वह जैसे ही रेडी होकर रॉकी के सामने आई, रॉकी तो बस उसे देखता ही रह गया। कुछ पल के लिए उसकी निगाहें नताशा पर ही ठहरी हुई थी। उसके दिल की धड़कनें कुछ पल के लिए धड़कना ही भूल गई थी। नताशा, जो कि इस वक्त रॉकी की आंखों में अपने लिए कुछ देख पा रही थी, उसने शर्म से अपनी नजर नीचे की हुई थी। उसे काफी नर्वसनेस महसूस हो रही थी। उसने अपने दोनों हाथों की उंगली को आपस में उलझाना शुरू कर दिया और रॉकी कुछ पल बाद उसे देखते हुए धीरे से उसके सामने आया। उसने बड़े ही प्यार से अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लेकर नताशा के आगे अपना हाथ बढ़ाया। नताशा भी थोड़ी हिचकिचाहट के साथ धीरे से अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है। अब रॉकी बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़े उसे बालकनी साइड, जो बड़ा सा स्विमिंग पूल था, वहां के गार्डन में लेकर आया। गार्डन में खुले आसमान के नीचे एक छोटा सा स्टेज की तरह बना हुआ था, जहां चारों तरफ व्हाइट कलर के पर्दे लगे हुए थे और उसके ठीक नीचे एक गोल टेबल, जिस पर व्हाइट टेबल शीट बिछी हुई थी और उसे पर खान की कुछ दिशा एक छोटा सा फ्लावर वास जिसमें गुलाब का फूल रखा हुआ। उस टेबल के ठीक सामने 2 चेयर थी। अब रॉकी बड़े प्यार से नताशा को वहां लेकर आया और उसके लिए एक जेंटलमैन की तरह कुर्सी पीछे की तरफ पुल की। नताशा भी जैसे ही धीरे से कुर्सी पर बैठने वाली थी, तभी रॉकी ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, वाइफी ये
शायद हमारी लाइफ की आखिरी सबसे खूबसूरत रात हो जब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और हमें रोकने वाला कोई नहीं हो सकता है। इस रात के बाद हम दोनों एक दूसरे को देख भी ना पाए, इसलिए तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं आखिरी बार तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ, वह मुस्कान जो मेरी वजह से तुम्हारे चेहरे पर आई हो, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं तुम्हें पहले बहुत रुलाया है। इतने आंसू देने के बाद मुझे हक तो नहीं कि तुम्हें मुस्कुराने की रिक्वेस्ट कर सकूं, लेकिन फिर भी अगर तुम मुस्कुरा सको तो मेरे लिए बस जरा सा। इन शब्दों को कहते हुए रॉकी की आंखों में एक उम्मीद थी और नताशा उसके चेहरे की तरफ देखती रह गई। नताशा की आंखों में अब नमी आने लगी थी, लेकिन उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया और अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लेकर आई। नताशा को मुस्कुराते हुए देख रॉकी के मायूस चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आई और अब नताशा धीरे से अपनी जगह पर बैठे। रॉकी भी अपनी जगह बैठा और अब उसने नताशा को अपने हाथों से उसकी प्लेट अरेंज करके दी। इस बीच वह कभी कभी नताशा को देख रहा था। नताशा की नजरें भी रॉकी के ऊपर थी। डिनर सर्व करने के बाद रॉकी ने वहां पर कुछ कैंडल्स जलाए और अब दोनों आसपास की हल्की डीम रोशनी में कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे। इस दौरान दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी थी, क्योंकि कहने के लिए शायद कुछ था नहीं। तभी रॉकी ने कुछ सोचते हुए नताशा से पूछा, कैसा लगा डिनर? आई एम सॉरी, इतनी कम टाइम पर ज्यादा अरेंज नहीं कर पाया था, बस इतना ही हो सका। और यह सुनकर नताशा हाँ में सर हिलाते हुए बोली, डिनर अच्छा है, लेकिन क्या ये सब तुमने अरेंज किया है? ये सुनकर रॉकी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर ना में सर हिलाते हुए बोला, नहीं, अगर ये सब करने लगता तो तुम मेरे हाथों से निकल जाती। यह सब यहाँ रहने वाले मेरे एक केयरटेकर ने किया है। मैंने उसे बहुत शॉर्ट नोटिस पर ये सब अरेंज करने के लिए कहा। मुझे लगा नहीं था कि वह इतनी खूबसूरती से अरेंज कर देगा। और यह सुनकर नताशा आसपास नजर घुमाते हुए बोली, पर वह कहीं नजर नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि मैंने उसे काम खत्म होते ही भेज दिया था। अब यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ स्पेशल टाइम बिताना चाहता था। और यह सुनकर नताशा का चेहरा थोड़ा मायूस हो गया। तभी उसने बात घुमाते हुए पूछा, डेविडसन फैमिली सचमुच काफी रिच है, लेकिन एक ही शहर में दो फार्म हाउस होने का क्या मतलब? ये सुनकर रॉकी अपना खाना खाते हुए बोला, हाँ, डेविडसन फैमिली सचमुच बहुत रिच है, क्योंकि हम लोगों की खानदानी प्रॉपर्टीज होने के साथ साथ सभी की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी है। जैसे तुम्हें तो मालूम होगा, मॉम और डैड का कोलैबोरेशन बिजनेस है। मॉम अमेरिका की टॉप बिजनेस वुमेन में से एक है, तो उनके बेटे होने के नाते हम तीनों भाइयों के बीच उनकी प्रॉपर्टी का बराबर शेयर है। लेकिन इसके अलावा क्रिश की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है, क्योंकि वह हॉलीवुड एक्टर होने के साथ बिजनेस और शेयर मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट करता है। कुछ प्रॉपर्टी जैसे शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल्स में भी उसने पैसा इन्वेस्ट किया है। बाकी उसका माफिया बिजनेस तो है ही। और वैसे ही अगर मेरी बात की जाए तो मेरा सिंगिंग करियर के अलावा मैं कुछ ब्रांड के लिए मॉडलिंग करता हूँ, शेयर मार्केट और कई क्लब और शॉपिंग मॉल का ओनर हूँ। इसके अलावा मेरा एक गिटार मैन्युफैक्चरर यूनिट भी है, जो दुनिया के सबसे महंगे गिटार बनाते हैं, लिमिटेड एडिशन, जिन्हें सिर्फ सेलिब्रिटी अफोर्ड करते हैं। वैसे ही नीक कहने को तो हम सबसे छोटा है, लेकिन उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी है। दरअसल उसे बचपन से ऐप और टेक्नीशियन चीजों में बहुत इंटरेस्ट रहा है। उसका मानना है कि टेक्निक इंसान को काफी आगे तक ले जा सकती है, इसलिए उसके हर बर्थडे पर, न्यू ईयर पर और भी ओकेजन्स पर हम लोग उसे कुछ प्रॉपर्टीज और एप्स के राइट्स खरीद कर उसके नाम पेटेंट करवा देते हैं। और तुम्हें यकीन नहीं होगा, उसके नाम की कई सारी एप्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती हैं, जिसके कारण उसकी पर्सनल इनकम भी बहुत ज्यादा है। इस बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है, सिर्फ हमारी फैमिली मेंबर को। मुझे नहीं लगता कि आशी को भी इस बारे में पता होगा। और यह फार्म हाउस भी मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी में से एक है। ये हमें बहुत कम ही आता हूँ, ऑलमोस्ट 3 साल बाद आया हूँ, क्योंकि जब भी मुझे अपने सॉन्ग लिखने होते हैं मैं एक स्पेस ही ढूंढता हूँ, और यहाँ आकर मुझे बहुत शांति मिलती थी। और अब डेविडसन फैमिली के अलावा निक के बारे में जानकारी। नताशा काफी हैरान थी, उसे लगा नहीं था वह एक बिजनेसमैन भी होगा। और यूं ही बात करते करते दोनों ने खाना भी खा लिया था। खाना कंप्लीट होने के बाद रॉकी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए नताशा से पूछा, नताशा, क्या तुम मेरे साथ एक छोटा सा डांस करना पसंद करोगी? इतना कहते हुए रॉकी ने बड़े प्यार से खड़े होकर अपना हाथ नताशा की तरफ बढ़ाया और अब नताशा ने चेहरे पर हल्की
सी मुस्कान लेकर रॉकी के हाथों में अपना हाथ दे दिया, जो देखकर रॉकी को बहुत अच्छा लगा। उसने झटके से नताशा को अपने करीब खींचा। नताशा खुद को संभाल नहीं पाई और अचानक ही रॉकी के सीने से जा टकराई। अब नताशा के दोनों हाथ रॉकी के दोनों कंधों पर थे। रॉकी ने अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को थामा और कुछ भी पल में दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एक बहुत ही ब्यूटीफुल से म्यूजिक पर डांस करने लगे, जिसे रॉकी खुद गा रहा था। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिन क्या वजूद मेरा, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिन क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा गर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा, दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। रॉकी ने नताशा के एक हाथ को पकड़कर धीरे से गोल घुमाया और अब वह पीछे से उसे हक करते हुए धीरे धीरे म्यूजिक की बीट पर डांस करने लगे। इस बीच वह दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, एक दूसरे की सांसों को अपने ऊपर महसूस कर सकते थे। नताशा की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। यह पल उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो, तेरे बिना हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा, दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। अब रॉकी ने धीरे से नताशा को अपने सामने किया और उसे अपनी बाहों में भरकर उसे अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर धीरे धीरे गाने लगा। नताशा भी रॉकी को कस के हग करके इस पल को जी रही थी। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को, जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकला, तेरे साथ मेरा है नसीब, जुदा तुझे पाके अधूरा ना रहा हम, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा, दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी। देखते ही देखते दोनों ने एक दूसरे को काफी करीब से महसूस किया और अब गाना खत्म हुआ तो नताशा और रॉकी एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। रॉकी नताशा की आंखों में देखते हुए धीरे धीरे उसके होठों की तरफ झुकने लगा और नताशा हैरानी से उसे देखने लगी, लेकिन तभी वह अपने होश में आई और उसने धीरे से रॉकी को खुद से दूर कर पीछे की तरफ पलट गई। रॉकी भी अपने होश में आया और तभी उसे कुछ ख्याल आया। उसने तुरंत अपने पेट के पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत डायमंड नेकलेस था। उसने धीरे से अपने कदम नताशा की तरफ बढ़े और उसके खुले बालों को धीरे से इकट्ठा करके जैसे ही एक कंधे पर रखने को हुआ, नताशा एक ठंडी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी सांस अब ऊपर नीचे हो रही थी। वह लंबी लंबी सांस लेते हुए रॉकी से बोली, रॉकी प्लीज कुछ रिलैक्स, में बस तुम्हें एक नेकलेस पहना रहा था। और इतना कहकर रॉकी ने अपने ठंडा हाथों को धीरे धीरे नताशा के गले पर चलाते हुए वह नेकलेस पहना दिया। इस बीच नताशा को अपने अंदर काफी अजीब महसूस हो रहा था और यही हाल रॉकी का भी था। उसे भी अपने अंदर काफी अजीब बेचैनी हो रही थी। वह नताशा की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फाइनली वह नहीं कर पाया। उसने धीरे से अपने सुलगते होठ नताशा के कंधों और गले पर रखना शुरू कर दिया। नताशा, जो कि अब तक अपने दिल की धड़कनों को संभालने की कोशिश कर रही थी, वह और भी लंबी लंबी सांस लेने लगी, लेकिन वह चाहकर भी रॉकी को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। उसकी पकड़ अपने गाउन पर कस गई थी। उसने काश किया अपनी आंखें बंद की थी। रॉकी उसके पीछे था और उसके गले और पीठ पर किस कर रहा था और अचानक ही उसने नताशा को अपनी तरफ पलटा। अचानक की रॉकी की इस मुंह से नताशा की आंखें खुल गई और रॉकी की तरफ देखने लगी। इससे पहले कि वह रॉकी को रोक पाती या कुछ समझ पाती, रॉकी ने बिना कुछ सोचे समझे झटके से उसके होठों पर अपने होंठ रखती है और उसे किस करना शुरू कर दिया। उसने अपनी पकड़ नताशा की कमर पर काफी मजबूत कर दी और दीवानों की तरह पैशनेट किस करना शुरू कर दिया। नताशा कुछ पल के लिए तो हैरान ही रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है। वह रॉकी को रोके या उसे अपनी मनमानी करने दे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसके दिल में भी रॉकी के लिए ही प्यार था। देखते ही देखते नताशा भी अपना कंट्रोल खोने लगी थी। रॉकी उसे दीवानों की तरह किस कर रहा था। कहीं ना कहीं नताशा भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी थी कि शायद ये रात उसके प्यार की आखिरी रात हो, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसने भी अपना कंट्रोल लूज किया और अब उसने भी रॉकी की किस का रिप्लाई करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों काफी पैशनेट किस करने लगे। उन दोनों की किस इतनी पैशनेट थी कि दोनों किस करते हुए ही उसे पूरे एरिया में चक्कर काट रहे थे। रॉकी नताशा के होठों पर हावी होते हुए उसकी कमर और पेट को अपने हाथों
से सहलाते हुए लगातार अपने कदम इधर उधर बढ़ा रहा था, और नताशा भी अब उसके बालों में हाथ चलाते हुए उसकी किस में उसका साथ दे रही थी। रॉकी ने उसे काफी पैशनेट तरीके से किस करते हुए अपनी जीभ उसके मुंह में इंटर करनी चाहिए, लेकिन नताशा ने अपना मुंह खोला ही नहीं था। रॉकी जल्दी जल्दी उसे किस करते हुए अचानक उसके होठों को अपने दोनों हाथों से खोलकर उसमें अपना जीभ इंटर करता है। इस बीच दोनों के अंदर इतनी बेताबी थी कि वह दोनों अपने होठों से ही एक दूसरे को पी जाना चाहते थे। नताशा की सीसकियां निकल रही थी, दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खोए हुए थे, लेकिन तभी अचानक। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।